बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर 1 ज्योग्राफी का। उसमें हम पहुंचे हैं पेज नंबर 5। ठीक है, पेज नंबर 5 में हम लोग लैंड रिसोर्सेज पे आए हैं। लैंड रिसोर्स एक बहुत ही कॉमन रिसोर्स है। ये आप पढ़ते हुए आ रहे हो, इवन आपके 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th में पढ़ रहे हो। सो ये बहुत ही कॉमन रिसोर्स है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। सो पेज नंबर 5 पे लैंड रिसोर्सेज में तो देखो, हम सब लैंड पे रहते हैं और हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी लैंड पे परफॉर्म करते हैं। तो हम उसको एक अलग तरीके से देखते हैं लैंड को। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जो फुल इंपॉर्टेंस का है। लैंड नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये सारे लैंड के फायदे हैं। सो पर लैंड जो है वो हमारे लिए एसेट है, मतलब अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर विद केयरफुल। देखो, लैंड एक मात्रा में अवेलेबल है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड, मतलब एक मात्रा में अवेलेबल है। सारा लैंड यूजेबल नहीं होता है, मतलब सारा लैंड धरती, मतलब जो जमीन है बहुत सारी है धरती पे, पर सारी जमीन यूज की नहीं है। कुछ ही जमीन यूज की है, कुछ पे ही आप रह सकते हो, कुछ पे ही आप फील्ड जो क्रॉप्स सो कर सकते हो। ठीक है, सो हर जमीन काम की नहीं है। सो इसलिए आप बोल सकते हो लैंड एक मात्रा में है हमारे पास। इंडिया के पास लैंड है। इंडिया के पास लैंड किस तरह से है, तो फर्स्ट है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स। ठीक है, सो अगर मैं इंडिया के बोलूं रिलीफ फीचर्स, इन्हें रिलीफ फीचर्स कहते हैं। तो इंडिया को 4 टाइप्स ऑफ लैंड है या 4 रिलीफ फीचर्स हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स। सो जो 43% है वो प्लेन है, मतलब इंडिया प्लेन मतलब फील्ड वाली एरिया है। फिर इसके मतलब उस पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, इंडस्ट्रियां बना सकते हो। माउंटेन्स जो है 30% है, और वहां से माउंटेन से जो नदियां बहती हैं, ठीक है, पेरिनियल रिवर्स बहती हैं। इसके बाद और माउंटेन वाली जगहों पे टूरिज्म का भी अच्छा होता है, लोग खास पहाड़ी इलाके घूमने जाते हैं और वहां पे हवा भी स्वच्छ होती है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी अच्छी बात है वहाँ। 27% जो कंट्री की एरिया है वो प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है, फ्लैट लैंड, मतलब माउंटेन से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, मतलब बहुत ऊपर नहीं बहुत नीचे नहीं। सो प्लेट्यू, और प्लेट्यू में बहुत सारे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये सारा रिलीफ फीचर्स होता है जो कि आप बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड से ये सब पढ़ के आ रहे हो। सो लैंड यूटिलाइजेशन, सो लैंड रिसोर्सेज किस किस तरह से यूज होते हैं। सो लैंड रिसोर्सेज, पहला है फॉरेस्ट, एज अ फॉरेस्ट यूज होते हैं। दूसरा है जो लैंड अगर कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, बैरन एंड वेस्टलैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। तो जो देखो, पहला तो फॉरेस्ट की तरह यूज होते हैं, और दूसरा लैंड कैसे यूज होते हैं, बिल्डिंग्स बनाने, रोड्स बनाने, फैक्ट्रीज। मतलब अगर लैंड्स उपजाऊ नहीं है, मतलब उस पर कुछ उग नहीं सकता है, तो उस पर फैक्ट्रीज वगैरह बन जाती हैं। थर्ड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फिर कुछ लैंड्स ऐसे होते हैं भाई जहाँ पे खेती नहीं करते हैं बहुत, तो वहां पे गायों को पास्चरिंग करा दे। पास्चरिंग मतलब उनको चरने भेज देते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से फिर फैलो लैंड्स है। इसमें मतलब फैलो लैंड वो लैंड होता है जिसको आपने एक साल से एग्रीकल्चर ही नहीं किया, मतलब फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं होता है या उनको लगता है अब नहीं होगा, तो एक साल से ज्यादा अगर उन्होंने छोड़ दिया उसे फैलो लैंड कहते हैं। सो मतलब इस तरह से फैलो लैंड भी होता है। उसके बाद नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर, मतलब एक बार ही आप उस एरिया में खेती करते हो, प्लस नेट सोन एरिया मतलब उससे पहले जो आपने खेती की है। ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, सो इस तरह से ये 5 यूजेस हैं लैंड के। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, मतलब फॉरेस्ट की तरह यूज होते हैं, और अगर भाई बंजर है तो फिर वो रोड वगैरह के लिए यूज होते हैं। फिर थर्ड है पास्चर वगैरह के लिए यूज होते हैं। फिर फोर्थ है भाई फैलो लैंड, भाई ऐसे ही छूट जाते हैं, सो भाई फ्यूचर में कभी खेती हो जाती है उस पर। और फिफ्थ है नेट सोन एरिया। ठीक है, नेट सोन एरिया क्या है, इसमें भाई नेट सोन एरिया में एक डेफिनेशन दी गई है कि भाई जो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब एक बारी जिसमें आपने भाई एक बारी खेती की, प्लस नेट सोन एरिया मतलब टोटल। ठीक है, जो टोटल टोटल खेती की,
तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। जो पैटर्न है लैंड यूज का, आप किस तरह से लैंड यूज करते हो। दोनों फिजिकल फैक्टर्स भी और ह्यूमन फैक्टर्स भी दोनों मायने रखते हैं लैंड यूज के लिए। पहले फिजिकल फैक्टर्स क्या है, टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी हाइट वगैरह, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, ये सब। ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं रिस्पॉन्सिबल, भाई पॉपुलेशन कितनी है भाई उस लैंड की, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब वहाँ कितने लोग रहेंगे, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भाई वहाँ टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। कल्चर एंड ट्रेडिशंस कई लैंड होते हैं कुछ करना होता है वहाँ पर भाई कल्चरली या ट्रेडिशनली नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर जमीन पे ऐसे लगता है कि भाई एक स्कूल बन जाए, तो एक मंदिर होता है, तो ऑब्वियसली जो वहाँ के कल्चर वाले ट्रेडिशनल लोग होंगे वो मंदिर तो नहीं तोड़ने देंगे स्कूल के पीछे। भाई कोई कह रहा है कि छोटा सा मंदिर बना देंगे, साइड में स्कूल बनाने दो, और वहाँ के जो लोग होंगे उनकी भाई मंदिर के प्रति आस्था इतनी होगी वो मंदिर को हटने नहीं देंगे, ठीक है। इस तरह से भाई कल्चरल एस्पेक्ट्स और जो वो भी ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स भी जरूरी होते हैं, एस्पेक्ट्स भी जरूरी होते हैं लैंड के लिए, ठीक है। मतलब लैंड को भी यूज करना है तो उसके भी दो होते हैं, फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स, ये दोनों कारण होते हैं अगर आप लैंड यूज करना चाहते हो इंडिया में। अभी इंडिया की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतनी इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया है। और अगर आप देखें तो इंडिया के पास 93% लैंड अवेलेबल है यूज करने के लिए, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर इस तरह से मतलब 93% आप ऐसे मान के चलो इंडिया यूज करती है। बाकी इंडिया ने आगे मापा नहीं है क्योंकि थोड़ी सी एरिया पाकिस्तान वगैरह में आ जाती तो वो माप नहीं पाई है इंडिया। 93% लैंड इंडिया के पास टोटल है यूज करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ 6th पेज पे। लैंड जो है परमानेंट हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड, मतलब अगर आप देखो भाई गायों को चराते थे लोग, वो लैंड कम हो गया है। मतलब जो पर अगर उनको हम अगर गाय को पास्चर करा रहे हैं, मतलब उसको चरा रहे हैं, मतलब फिर उसकी क्वालिटी लो हो जाती है। अगर आप गाय को बहुत टाइम चरा रहे हो एक लैंड पे तो उसकी क्वालिटी बहुत लो हो जाती है, उसमें से जो सारे मतलब कहते हैं तत्व चले जाते हैं। इसलिए इन लैंड्स मतलब आपको एक ही जगह रेगुलर नहीं चराना चाहिए काउस वगैरह को, मतलब यहाँ इन लैंड्स में बीच बीच में खेती भी कर देनी चाहिए, ठीक है। नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, हर स्टेट का नेट जोन एरिया अलग अलग होता है। जो उगाने का एरिया होता है वो हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे पंजाब हरियाणा में लोग 80% से ज्यादा खेती के लिए लैंड यूज करते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में लोग 10% से भी कम खेती करते हैं, ठीक है। नेट जोन एरिया हर जगह का अलग अलग होता है। फिर से पंजाब और हरियाणा, मैं पेज नंबर 6 पे पढ़ रही हूँ। पंजाब और हरियाणा में लोग 80% खेती करते हैं और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वगैरह में लोग 10% से भी कम खेती करते हैं। और फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो हमारे जो हमारा देश है उसके हिसाब से हमारे पास 33% फॉरेस्ट होने चाहिए, पर बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि 1952 की पॉलिसी में ऐसे बोला गया था फॉरेस्ट पॉलिसी में कि हमारे पास 33% फॉरेस्ट होने चाहिए, पर नहीं है। फॉरेस्ट क्यों होने चाहिए इतने ज्यादा, क्यों हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी बोलती है 33% फॉरेस्ट होने चाहिए, क्योंकि मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना है। और जो बहुत सारे लोग हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, और कुछ जो वेस्ट लैंड होता है या कुछ नॉन एग्रीकल्चर यूज वाला लैंड होता है। वेस्ट लैंड क्या होता है, जिसमें रॉकी एरियाज होते हैं, एरिड रीजन, डेजर्ट रीजन होते हैं। और बाकी जो लैंड होता है जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस वाला होता है, वहां पे लोग घर बना लेते, रोड, रेलवे, ये सारे पॉइंट रिपीट हो रही है। आप लैंड का यूज कंटिन्यूस करते हो, बहुत लंबे समय तक करते हो, और बिना आप सोचे समझे एक लैंड यूज करे जा रहे हो, ना आप उसकी कंजर्वेशन कर रहे हो, ना उसको मैनेज कर रहे हो, तो वो लैंड डिग्रेड हो जाएगा। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, जो लैंड है वो अपना उपजाऊपना खो देगा, ठीक है। वो लैंड जो लैंड का उपजाऊपना खो देगा, अपने न्यूट्रिएंट्स या अपने सारे तत्व वो खो देगा। इस पे सोसाइटी और एनवायरमेंट पे बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब
लैंड का एक तरह से हम खराब हो जाना, ठीक है, डिग्रेड हो जाना, लैंड का मतलब उपजाऊपना कम हो जाना, ठीक है, डिग्रेड हो जाना लैंड का, ठीक है। सो हमने तो लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। सो हमने लैंड पहले देखो, ये लैंड था वो पहले लोग भी यूज करते थे और आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी यही लैंड यूज करेंगी, ठीक है। सो 95% जो हमारी नीड्स है वो फूड, शेल्टर और क्लोथिंग है, सो वो भी लैंड से ही मिलती है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे लैंड डिग्रेडेशन तो हमने किया ही है, पर हमने और भी ऐसी ऐसी चीजें की हैं जिनसे लैंड और खराब हो, ठीक है। लैंड डिग्रेड करना, भाई लैंड को डैमेज करना, हमने ऑलरेडी बहुत डैमेज कर दिया है लैंड को, क्योंकि हमने हमारे पूर्वज भी इसी लैंड पे रह रहे थे, हम भी रह रहे हैं, हमारी आती जनरेशन भी रहेंगी, पर उसके साथ ही साथ हम ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे हमने लैंड को पूरा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं हम। सो अभी हमारी जो आबादी है एट प्रेजेंट देयर अबाउट 130 मिलियन हेक्टर्स ऑफ, हमारे देश में 130 मिलियन हेक्टर्स डिग्रेडेड लैंड है, मतलब जो खराब हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है, उतना 130 मिलियन हेक्टर लैंड है। और उसमें से 28% जो है वो फॉरेस्ट में है। जो 130 मिलियन हेक्टर लैंड जो डिग्रेड हो चुका है उसमें से 28% तो फॉरेस्ट में ही है और 56% है वो किसी पानी वाले इलाके में है, वाटर इरोडेड एरिया, मतलब पानी पूरा बहता है उस एरिया में है। और बाकी लैंड जो खराब हो चुका है वो जो खारा पानी वगैरह होता है उससे खराब हुआ है। और बाकी उससे फिर जो लैंड बच गया जो खराब हुआ है हमारी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवरग्रेजिंग की वजह से, माइनिंग क्वेरिंग मतलब खुदाई वगैरह करना, ठीक है। सो इससे हमारे लैंड डिग्रेडेशन में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत बड़ा है। सो लैंड डिग्रेडेशन कैसे बड़ा है फिर से देखो 130 मिलियन हेक्टर्स का जो हमारा लैंड है इंडिया में, उसमें से 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया का है, 56% वाटर इरोडेड एरिया, मतलब जहाँ पानी बहुत बहता है, और बाकी जो बचा है वो सलाइन और अल्कलाइन डिपोजिट्स वाला है, मतलब खारा लैंड की है। और बाकी जो थोड़ा बच जाता है वो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, इन सब की वजह से डिग्रेड होता है। मतलब हमने इतना सारा लैंड डिग्रेड कर लिया है, ठीक है। सो ये सारा डिग्रेडेड लैंड का ये जो है ये पाई चार्ट बना है डिग्रेडेड लैंड का, ठीक है। पेज नंबर 7 पे ये डिग्रेडेड लैंड है सारा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कई बार क्या करते हैं, जहाँ खुदाई करते हैं हम, जब लोग कहीं खुदाई करते हैं, भाई कुछ ढूंढते हैं, जैसे कोयला वगैरह खोदते हैं, सो वो क्या करते हैं, भाई जो काम हो जाता है, भाई खुदाई कर ली, फिर वो लैंड को छोड़ के चले जाते हैं। अब वो लैंड, भाई लैंड को आपने जो घाव दिया, ठीक है, आपने इतना उसको खोदा और मतलब इतना लैंड को अंदर तक खोदा, ठीक है, मतलब आपने लैंड तो डिग्रेड किया, मतलब लैंड के साथ छेड़छाड़ करना मतलब उसको डिग्रेड करना हुआ, उसको खराब करना हुआ। सो आपने लैंड के साथ छेड़छाड़ की, उसको खराब किया। तो क्वेरिंग, जब माइनिंग वगैरह की जाती है तो लैंड अपना एक्सकेवेशन करके, एक्सकेवेशन मतलब अपनी काम की चीज निकाल के ऐसे ही छोड़ देते हैं लैंड को। सो इससे क्या होता है, लैंड पे एक ओवरबर्डन आ जाता है, मतलब आपने लैंड का एक स्ट्रक्चर खराब कर देते हैं आप अगर माइनिंग करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, ओडिशा में डिफॉरेस्टेशन इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। सो वहां पे इन सब स्टेट्स में बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ फुल काटे जा रहे हैं। पेड़ क्यों काट रहे हैं, ये लोग खुदाई करने के लिए। ये सारे स्टेट्स जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, उड़ीसा है, यहाँ खुदाई बहुत होती है और खुदाई की वजह से पेड़ बहुत काटते हैं, तो उसकी वजह से जो लैंड की क्वालिटी है वो खराब हो रही है। लैंड की क्वालिटी खराब होना मतलब लैंड डिग्रेड होना, लैंड डिग्रेड होने का मतलब लैंड की क्वालिटी खराब होना। सो लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है। जबकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ये लोग ओवरग्रेजिंग बहुत करा रहे हैं, मतलब गाय वगैरह को चराने बहुत ले जाते हैं, तो उसकी वजह से लैंड खराब हो रहा है। और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में जो लैंड खराब हो रहा है वो ओवर इरिगेशन, वहां के लोग पानी बहुत डाल करते हैं लैंड पे और इस वजह से मतलब खराब हो रहा है लैंड, ठीक है। क्योंकि वहां पे पानी भर जाता है। पानी अब इतना दोगे तो लैंड में पानी भरा रहेगा, फिर वो मतलब ऑब्वियसली पानी में खराबपन होगा, उसकी सैलिनिटी बढ़ेगी, सॉइल की अल्केलिनिटी मतलब
बेसिक तत्व बढ़ जाएंगे सॉइल में। मतलब कोई भी हमने पढ़ा था एसिड बेस चैप्टर साइंस में कि ना एसिडिक अच्छा ना बेसिक अच्छा, इतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा सॉइल। तो मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा जो मिनरल्स बनते हैं, ठीक है, लाइमस्टोन वगैरह जो बनते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, और कैल्साइट और सोपस्टोन बनते हैं सिरेमिक इंडस्ट्री में, उसमें बहुत सारा डस्ट निकलता है और इसकी वजह से भी लैंड खराब होता है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल एंड इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। सो ये जो सारा इंडस्ट्रीज में से डस्ट उड़ता है तो वो कहाँ जाता है, सारा डस्ट वो लैंड पे ही पड़ा रहता है, ठीक है। सो इस वजह से लैंड ही खराब होता है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। और इसके अलावा जो फैक्ट्रीज हैं अपनी गंदगी ऐसे ही छोड़ देती हैं जमीनों पे, वाटर में छोड़ देती हैं, तो उसकी वजह से भी लैंड पॉल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो अगर आप लैंड डिग्रेडेशन से बचना चाहते हो। लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्वालिटी ऑफ लैंड को खराब करने से और खराब करने से बचाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू। एक तो पेड़ उगाओ और दूसरा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मतलब जब ग्रेजिंग करा रहे हैं हम गायों को या शीप्स गोट्स को चराने ले जा रहे हैं तो एक ही जगह पे ना चराएं, वो हम थोड़ी थोड़ी एक जगह बदल बदल के चराएं कि सब जगह भाई लैंड पूरा खराब ना हो एक ही जगह। फिर हम एक और कर सकते हैं प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। एक लाइन से हम प्लांट्स उगाएं। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, फिर से ओवर ग्रेजिंग कम करें। और स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। अच्छा, और क्या कर सकते हो आप, कांटेदार पेड़ उगा सकते हो, ठीक है। सो जो कांटेदार पेड़ों की वजह से जो मिट्टियां उड़ती हैं वो मिट्टी उड़े नहीं, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो और इस तरह से लैंड डिग्रेडेशन बचा सकते हो। दूसरा, आप जो वेस्ट लैंड है, हमने देखा अभी इतना सारा वेस्ट लैंड है इंडिया में, उसको आप कुछ मैनेज करो, उसका कुछ करो और माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करो। फिर जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स रिलीज करती हैं फैक्ट्रीज लैंड में, वाटर में, वो थोड़ा कम करें, ठीक है। सो अगर ये सब करेंगे तो लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो इससे इस टॉपिक से रिलेटेड अब हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। बच्चों अभी देखें हम क्वेश्चन आंसर्स जो है उसे डिस्कस कर लेते हैं लैंड वाले। सो सबसे पहले लैंड एक बहुत ही मतलब कॉमन टॉपिक रहा है शुरू से ही। सो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें। सो एक पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी 6 मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। 6 तरीके बताओ जिससे लैंड डिग्रेडेशन, मतलब जो लैंड है अपना उपजाऊपना खो देता है, जो लैंड क्वालिटी ऑफ लैंड जो डिक्रीज हो जाती है, जो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उससे बचा जा सके, ठीक है। उससे बचने के 6 तरीके बताओ, ठीक है। सो पेज नंबर 7 पे है, पेज नंबर 7 पे राइट हैंड साइड पे है। राइट हैंड साइड सॉइल एज अ रिसोर्स टॉपिक चालू होने वाला है ना, उससे बिल्कुल ऊपर सारे मेजर्स दिए हुए हैं कि लैंड को डिग्रेड होने से कैसे बचाया जाए। बहुत सारे तरीके दिए गए हैं कि लैंड को डिग्रेड होने से कैसे बचाया जाए। सो 7 पेज पे सॉइल एज अ रिसोर्स के ऊपर वाला पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिग्रेडेशन। बहुत सारे तरीके हैं। हम सेकेंड से लिखना चालू करेंगे। सेकेंड लाइन से, एफॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाओ, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग मतलब गायों को सही से मैनेज करके चराओ, सब एक ही जगह मत ले जाओ, अलग अलग जगहों पे चराओ। फिर नीचे थर्ड पॉइंट, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स को एक लाइन सर आप उगाओ, ठीक है। शेल्टर बेल्ट ज्यादातर माउंटेनियस रीजन्स में ऐसे बनाए जाते हैं। आपने मेरे ख्याल से 8th में ये चीज पढ़ी थी। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, फिर से यही आया। पहले इन्होंने लिखा मैनेजमेंट करो ओवर ग्रेजिंग का, फिर बोल रहा है कंट्रोल भी करो, भाई कम भी करो, ठीक है। फिर स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, ठीक है, बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, ठीक है। लैंड ड्यून्स, जो सैंड ड्यून्स हैं, जो मिट्टी के ढेर हैं, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको रोकने के लिए
आप कांटेदार पेड़ उगाओ, ठीक है। मतलब सैंड ड्यून्स ऑब्वियसली कहाँ होंगे, डेजर्ट एरियाज में होंगे, और डेजर्ट एरियाज में कौन से प्लांट उगाए जाते हैं, थॉर्नी, ठीक है। सो वही हुआ। फिर नेक्स्ट है, नीचे आ जाओ, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, ठीक है। सो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करो, खुदाई वगैरह को कंट्रोल करो। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ठीक है। और जो भाई इंडस्ट्री से जो भी गंदगी निकल रही है उसका सही से डिस्चार्ज करो। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट, ठीक है। सो ये सारे तरीके हैं जिनसे आप बचा सकते हो, ठीक है। सो ये आंसर है आपका पेज नंबर 7, सॉइल एज अ रिसोर्स के ऊपर है, ठीक है। सो सेकेंड लाइन से ये आंसर स्टार्ट होगा, सेकेंड लाइन से, एफॉरेस्टेशन से लेके आफ्टर ट्रीटमेंट तक, ठीक है। फिर से देखो, एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, फोर्थ लाइन प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, फिर कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, फिर स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, फिर उसके बाद नीचे प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, फिर कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट, ठीक है। सो ये सारे तरीके आप अपना सकते हो। मेरे ख्याल से 6 से ज्यादा तरीके हो गए, आप लैंड डिग्रेडेशन से बच सकते हैं, मतलब अपने लैंड को बचा सकते हैं उसकी क्वालिटी खराब होने से, ठीक है, डिग्रेड होने से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक 1 मार्क क्वेश्चन है कि विच इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, राजस्थान एंड एमपी, ठीक है। गुजरात में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो लैंड डिग्रेड हो रहा है, जो लैंड की क्वालिटी खराब होती जा रही है दिन ब दिन, उसका मेन कारण क्या है। फिर से देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में एक कारण बताओ जो इन तीनों राज्यों में कॉमन है और जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, खराब हो रहा है। सो ये पेज नंबर 7 पे ही है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जहाँ पे ये पाई चार्ट बना हुआ है उसके नीचे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे ये पाई चार्ट बना हुआ है, उसके इस नीचे पैराग्राफ में इसका आंसर है। इसका आंसर है आपका, देखो इसमें ना ये एक क्वेश्चन है ना, इसी पैराग्राफ से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, 3, ठीक है। मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करूं, मैं आपको बता दूं तीनों क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। सो देखो, इस जो पाई चार्ट के नीचे थर्ड लाइन से, इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी एंड ओडिशा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। सो ये राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में क्यों लैंड डिग्रेड हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, मतलब लोग खुदाई करते हैं और खुदाई करने की वजह से पेड़ उखाड़ने पड़ते हैं। सो डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग की वजह से यहाँ लैंड डिग्रेड हो रहा है, लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है। उसके नीचे फिर दूसरा, इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ओवर ग्रेजिंग, तो इसका आंसर है ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजंस, ठीक है, मेन कॉज। ओवर ग्रेजिंग इज द मेन कॉज, ठीक है। सो ओवर ग्रेजिंग इज द मेन कॉज। अच्छा, इसके बाद फिर नीचे एक और है, इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, वहां क्या कॉज है, ओवर इरिगेशन, बहुत ज्यादा इरिगेशन, बहुत ज्यादा पानी देते हैं और उसकी वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर लॉग हो जाता है और इसकी वजह से मिट्टी एकदम खारी हो जाती है। मिट्टी खारी हुई मतलब लैंड खारा हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाले राज्यों में लैंड डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, मैंने खाली आपको एक क्वेश्चन लिखाया है, 2 तरह के और क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, सॉइल एज अ रिसोर्स, ठीक है। ये बहुत ही नोन टॉपिक्स हैं। सॉइल, मेरे ख्याल से सॉइल एज अ रिसोर्स आपने स्टैंडर्ड 7th में साइंस में पूरा सॉइल के बारे में चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड 7 से ये नोन टॉपिक है आपके लिए। सो पेज 7 पे सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल जो है सबसे इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है
रिन्यूएबल मतलब भाई फिर से मिल सकता है, भाई घड़ी घड़ी मिलेगा, नेचुरल रिसोर्स नेचुरली है ऑब्वियसली। इससे क्या होता है, सॉइल से प्लांट ग्रो होता है और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर भी रहते हैं, इस पे चलते हैं, इस पे रहते हैं। सो सॉइल एक तरह से हम लिविंग सिस्टम का हिस्सा है और सॉइल को बनने में बहुत मिलियन ईयर्स लगते हैं। 1 इंच सॉइल बनने में भी पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, मिलियन साल लग जाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट रिलीफ, पेज नंबर 8 पे थर्ड पॉइंट रिलीफ का मतलब हाइट वगैरह। पैरेंट रॉक और बेड रॉक मतलब ये एक रॉक के प्रकार है भाई, रॉक्स के प्रकार हैं ये दोनों। फिर क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स, ठीक है। क्लाइमेट हुआ, वेजिटेशन हुआ और बाकी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। क्लाइमेट, वेजिटेशन और बाकी फॉर्म्स एंड टाइम। सो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सॉइल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं? रिलीफ, पैरेंट रॉक, बेड रॉक, ठीक है। रिलीफ और पैरेंट रॉक और बेड रॉक, ठीक है। इसके बाद क्लाइमेट, वातावरण, वेजिटेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ और टाइम। ये 6 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है सॉइल बनाने में, ठीक है। सॉइल बनाने में ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं और बाकी जो फोर्सेस है नेचर के, वो क्या है जो सॉइल बनाने में हाथ है उसका, जैसे कि टेम्परेचर का बदलना, चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है, बहता हुआ पानी आ जाए। विंड एंड ग्लेशियर्स, ठीक है, विंड का और ग्लेशियर्स का बनना। फिर एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स मतलब सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सो इससे भी सॉइल बनती है, ठीक है। सो केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। और सॉइल फॉर्मेशन में और क्या इम्पोर्टेंट है? केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस। जो केमिकल चेंजेस होते हैं, ऑर्गेनिक चेंजेस, ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरली, जैसे प्लांट्स भाई टूट के गिर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, तो उससे भी एक सॉइल फॉर्मेशन में फर्क पड़ता है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल्स। ऑर्गेनिक मटीरियल्स का मतलब जो कार्बन कंटेन करते हैं और इनऑर्गेनिक मटीरियल्स मतलब जो कार्बन कंटेन नहीं करते। जैसे और इनऑर्गेनिक में एग्जाम्पल है अमोनिया वगैरह का है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और सॉइल जो ऑर्गेनिक है मतलब जो कार्बन कंटेन करते हैं। और ह्यूमस मतलब नेचुरली सॉइल की जो फर्टिलिटी बढ़ती है उसे ह्यूमस कहते हैं। कैसे नेचुरली बढ़ती है? बाय द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां और डंडियां वगैरह मिट्टी में घुल जाती हैं तो वो एक सॉइल को फर्टिलिटी देती हैं। इसके अलावा एनिमल्स मर जाते हैं, उनका डेड डिके वो भी सॉइल को फर्टाइल करता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, मतलब इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के सॉइल क्या क्या हो, उसका कलर में फर्क पड़ता है, थिकनेस में, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब सॉइल में बहुत फर्क पड़ता है इन सब फैक्टर्स से, ठीक है। ये जो इतने सारे फैक्टर्स मिलके सॉइल बनाते हैं, सो ये सारा फर्क पड़ता है सॉइल को, ठीक है। सो सॉइल इसलिए हमारे इंडिया में सॉइल को क्लासिफाई किया गया, उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग टाइप्स में, मतलब सॉइल के भी टाइप्स होते हैं। सो इंडिया में आपको पता है बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं, मतलब माउंटेन है, प्लेन्स वगैरह हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रेल्म्स एंड वेजिटेशन टाइप्स, मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा वैरायटी है, ठीक है, हर चीज की। सो इसमें भी सॉइल्स का बनना, मतलब सॉइल्स बनती हैं, जो सॉइल फॉर्मेशन में इसका भी बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीजों का। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहला है एलुवियल सॉइल, ठीक है। सो पहले हम देख लेते हैं कितनी सॉइल्स हैं। पहली है एलुवियल, दूसरी है ब्लैक सॉइल, तीसरी है रेड एंड येलो सॉइल और चौथी है एरिड सॉइल और पांचवी है फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। सो टोटल 5 टाइप्स ऑफ सॉइल है आपके स्टैंडर्ड 10th में 5 टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़नी है। सो सबसे पहले एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। कोई पूछे व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, सो 5 टाइप ऑफ सॉइल्स और पांचों का नाम लिख देना है। सो सबसे पहले है एलुवियल सॉइल, ठीक है। सो एलुवियल सॉइल क्या है? ये सॉइल एकदम फैली हुई, मतलब आपको हर जगह ये सॉइल मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है। जो एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल, मतलब आप पूरा नॉर्थ का हिस्सा देखो, ठीक है, पूरा नॉर्थ हिस्सा देखो वो एलुवियल सॉइल का ही बना हुआ है। नॉर्थ का जितना भी आप हिस्सा देखो
नॉर्थ में जो भी प्लेन्स हैं, प्लेन्स मतलब जो जहाँ पे वेजिटेशन वगैरह अच्छा रहता है, सो अगर आप प्लेन एरियाज देखो वहाँ एलुवियल सॉइल ही होगी, ठीक है। सो दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय द 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। यहाँ सॉइल कैसे डिपोजिट होती है, तो नॉर्थ देखो, नॉर्थर्न प्लेन, नॉर्थर्न वर्ड आया मतलब इंडिया का ऊपरी हिस्सा, ठीक है। सो नॉर्थर्न प्लेन आया, ठीक है। सो यहाँ से जो ये हिमालय से जो नदियां वगैरह बहती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ सारी ये एलुवियल सॉइल डिपोजिट होती है, ठीक है। यहाँ आपको इससे दिखाया गया है कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है। जो 5 तरह की सॉइल्स हैं इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स है यहाँ पे सिंबल दिए गए हैं और बताया गया है सॉइल्स कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। सो ये सॉइल मतलब बनती कैसे हैं, तो हिमालय से जो नदियां बहती आती हैं, ठीक है। हिमालय से कौन सी नदियां बहती आती हैं, ये आपने 9th में पढ़ा था, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सो ये राजस्थान और गुजरात में होती हुई जाती हैं। सो इसके अलावा जो एलुवियल सॉइल और कहाँ पाई जाती है, वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाई जाती है, ठीक है। मतलब ईस्ट साइड पे पाई जाती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी ये सॉइल पाई जाती है, ठीक है। सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कहाँ पे, इन द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स के डेल्टास पे पाई जाती है। अब डेल्टास का मतलब क्या होता है, तो जब रिवर्स, ठीक है, रिवर्स फुल स्पीड में फ्लो करती हुई आती हैं, तो वो अपने साथ क्या लाती हैं, वो अपने साथ मतलब मिट्टी, कंकर अपने साथ सब लेके हुए आती हैं, छोटी छोटी चीजें अपने साथ डिपॉजिट्स लेते हुए आती हैं, ठीक है। फिर जब वो मिलने वाली होती है, रिवर सब किससे मिलने आ रही है, समझो सी से मिलने आई। रिवर मतलब किसी न किसी लैंड फॉर्म से आके मिलती है, सॉरी किसी न किसी सी फॉर्म से आके मिलती है। तो जब वो किसी से मिलने आती है, समझो एक रिवर एक सी में मिलने आई, ठीक है। सो जब वो उसके अंदर मिलने आई, उसमें अभी एंटर होने आई, रिवर मतलब पहाड़ों वगैरह से गिरती गिरती मिलने आती है, तो अपने साथ सारी मिट्टी वगैरह सब लाती है, ठीक है। सो एक टाइम आता है जो उसका फोर्स कम हो जाता है, जो बहने की क्षमता कम हो जाती है जैसे जैसे वो नजदीक जाती है, ठीक है। सो एक मिलने का टाइम आता है, तो पीछे जो अपनी मिट्टी है और मिट्टी वगैरह वो सब छोड़ देती है, मतलब वो जो मिट्टी अपने साथ इतना लेके आ रही होती है, मिलने का टाइम आता है तो वो सब मिट्टी वगैरह, कंकर वगैरह पीछे छोड़ देती है और फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव्स में डिवाइड हो जाती है। वो रिवर क्या डिवाइड हो जाती है, ठीक है। सो मतलब जहाँ मतलब मिट्टी जो डिपॉजिट हो गई ना, जो बीच में मिट्टी डिपॉजिट हुई, कहाँ डिपॉजिट हुई, रिवर के एंड और सी के स्टार्ट में, मतलब जब मिलने वाली थी तब एक मिट्टी डिपॉजिट करके फिर वो अलग अलग डिवाइड हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव्स में, उसे डेल्टा कहते हैं। वो जो मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, मिट्टी जो भेगी हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है एट द माउथ ऑफ द सी, मतलब माउथ ऑफ द सी मतलब स्टार्टिंग, जहाँ सी की स्टार्टिंग थी, जहाँ उस सी फॉर्म की स्टार्टिंग थी, उस वाटर फॉर्म की स्टार्टिंग थी, उससे जो माउथ पे जो सी इकट्ठी हो जाती है उससे डेल्टा कहते हैं, ठीक है। सो मतलब डेल्टा का मुझे इतना डिटेल में नहीं बताना था, पर ऐसे ही मैंने बोल दिया। सो डेल्टाज जो है मतलब ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के डेल्टास में पाई जाती है। सो डेल्टास कौन से बड़ी बड़ी नदियों के हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। सो एलुवियल सॉइल्स में क्या क्या पाया जाता है अपने साथ, ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया, अपने साथ मतलब सब कंकर पत्थर ये सब लेके आती है, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ लैंड, सिल्ट, क्ले, ये 3 चीजें अपने साथ लाती है और फिर आगे जाते जाते वो और भी बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स लाती है। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेसेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल्स आर पोर्स। पोर्स मतलब एकदम सॉइल एकदम हार्श हो जाती है, थोड़ी सी पोर्स का मतलब रफ जैसी हो जाती है। और ये ऐसी सॉइल, कोर्स सॉइल मतलब हार्श वाली सॉइल या रफ वाली सॉइल कहाँ पाई जाती है, पिडमोंट प्लेन्स में। पिडमोंट प्लेन्स क्या होते हैं, पिडमोंट प्लेन्स PIEDMONT, पिडमोंट प्लेन्स क्या होते हैं, आपको माउंटेन्स हुए, हिल्स हुए, उनके फुट पे, उनके नीचे प्लेन्स होते हैं, ठीक है। उनके नीचे घास वगैरह होती है या थोड़े पेड़ वगैरह होते हैं, उसे पिडमोंट प्लेन कहा जाता है। मतलब माउंटेन के नीचे की एरिया जहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेशन है, ठीक है। सो ये सॉइल कहाँ पाई जाती है, पिडमोंट प्लेन्स पे, ठीक है। सो पिडमोंट प्लेन्स के नाम दिए गए हैं दुआर्स, चोस एंड तेरई। सो दुआर्स, चोस और तेरई क्या हैं, ये पिडमोंट
प्लेन्स हैं, पिडमोंट प्लेन्स हैं तीनों। पिडमोंट प्लेन्स का मतलब मैंने आपको बताया कि वो एरिया जो माउंटेन के फुट पे होती है, उसके मतलब उसके नीचे, फुट मतलब बिल्कुल एंड पे, हर चीज का फुट होता है, हमारा फुट नीचे, तो माउंटेन का भी फुट है, मतलब माउंटेन इतना ऊंचा है तो उसका एंड भी है, तो उसके एंड पे प्लेन्स पे ये सॉइल पाई जाती है, बिल्कुल फुट पे पिडमोंट प्लेन्स कहा जाता है। और उन प्लेन्स का नाम क्या है जहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है? दुआस, चोस एंड तेरई। सो कभी क्वेश्चन आए कि दुआस, चोस और तेरई क्या है, तो हम क्या कहेंगे? वो पिडमोंट प्लेन्स हैं जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। दीज आर द पिडमोंट प्लेन्स वेयर एलुवियल सॉइल इज फाउंड। Apart from the size of their grains or component, soils are also described on the basis of their age. अब देखो हमने क्या पढ़ा कि ये सब तो आपने मतलब आपने पढ़ा कि भाई सॉइल भाई छोटी होती है, पतली होती है, मोटी होती है, कोर्स होती है, आपने पढ़ा ना, कोर्स, रफ होती है। इसके अलावा भी सॉइल डिवाइड होती है, सॉइल अपने एज के हिसाब से डिवाइड होती है। सो एज के हिसाब से एलुवियल सॉइल्स को दो में डिवाइड किया गया है। ओल्ड एलुवियल सॉइल को भांगर कहा गया है और न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहा गया है। भांगर, आप अगर आपको याद रखना है, 2 टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो, आपके घर में जो पुराना चीज होता है आप उसको भंगार कहते हो, ठीक है, उसी पर से भांगर आया, मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल को भांगर कहते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल को खादर, ठीक है। सो भांगर सॉइल हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कांकर नोड्यूल्स देन द खादर। कंकर न्यूट्रिएंट्स में छोटे छोटे कंकर उसमें ज्यादा पाए जाते हैं भांगर सॉइल में, और खादर से ज्यादा भांगर में छोटे छोटे कंकर ज्यादा पाए जाते हैं। इट इज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन भांगर, ठीक है, मतलब भांगर सॉइल में ज्यादा कंकर नोड्यूल्स पाए जाते हैं और इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द भांगर। और जो खादर सॉइल है, जो न्यू एलुवियल सॉइल है, वो ज्यादा, उसमें और झिने झिने पत्थर होते हैं और एंड हैज मोर फर्टाइल। जो नई सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल होती है, भांगर इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, खादर सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है। भांगर सॉइल में छोटे छोटे कांकर नोड्यूल्स पाए जाते हैं और जो खादर सॉइल है उसमें फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। अच्छा, इसके बाद एलुवियल सॉइल मतलब बहुत फर्टाइल होती है। अगर आप नाम ही एलुवियल है, आपने पढ़ा होगा चिक्की मिट्टी, तो एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। और ये जो सॉइल है वो अपने उसमें पोटाश होता है, अब ये याद रखना, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम होता है, ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। और क्योंकि इस सॉइल में ये 3 पोषण तत्व होते हैं, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, तो इसकी वजह से शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होते हैं। मतलब ये सॉइल में इतने अच्छे पोषण तत्व होते हैं, तो इस सॉइल में क्या उगाया जाता है? शुगर केन, गन्ने उगाए जाते हैं, पैडी मतलब इज अ टाइप ऑफ राइस, पैडी उगाया जाता है, वीट उगाया जाता है और बाकी सीरियल्स और पल्सेस भी उगाए जाते हैं। सो इसकी फर्टिलिटी इतनी ज्यादा है कि सबसे ज्यादा यहाँ ही लोग कल्टीवेशन करते हैं। एलुवियल सॉइल्स में फुल कल्टीवेशन होता है एंड डेंसली पॉपुलेटेड, इन जगहों पे लोग बहुत ज्यादा रहते भी हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा वगैरह है, वहाँ लोग ज्यादा लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ की सॉइल फर्टाइल है, एलुवियल है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। अगर कोई ड्राई एरिया की सॉइल है, जैसे एलुवियल सॉइल नहीं है, कोई ड्राई एरिया की सॉइल है, तो वहाँ जो है बेसिक कंटेंट ज्यादा होता है, अल्कलाइन ज्यादा होती हैं। सो आप उसको कब यूज कर सकते हो? अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीट करो और उसका प्रॉपर इरिगेशन करो तो ही यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपको सॉइल है, लाइट ग्रीन कलर में दिखाई गई है। आप है ना, ये वाला मेजर सॉइल टाइप, जैसे मैंने आपको अभी एलुवियल सॉइल समझाया ना, तो यहाँ पे जो लाइट ग्रीन पार्ट है वो अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन भी किया है, लाइट ग्रीन पार्ट है, ठीक है, लाइट ग्रीन पार्ट अच्छे से देख लेना। यहाँ पे एलुवियल सॉइल्स है, ठीक है। अभी ये ज्योग्राफी का जस्ट स्टार्टिंग ही है, तो ये पहला मैप ही सॉइल्स का है, ठीक है। तो आप साथ साथ करते जाओ, मतलब टॉपिक कर रहे हो तो टॉपिक में देखो इतने सारे नाम आ रहे हैं कि भाई नॉर्थन में अलग अलग नाम आए, तो उसके हिसाब से जब आप ये मैप में देखोगे, ठीक है। अभी ऑब्वियसली आप 10th में हो, आपको स्टेट्स तो मेरे ख्याल से पता ही है, ठीक है भाई जम्मू कश्मीर ऊपर है, गुजरात यहाँ है, ठीक है।
सो केरला नीचे सब आपको मोस्टली हमें मतलब मैप्स इतने ज्यादा कराए जाते हैं छोटे स्टैंडर्ड से ही, तो आपको एटलीस्ट स्टेट्स पता होंगे आप सबको, ठीक है। सो जैसे 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 यहाँ पे ईस्ट आया, नॉर्थ आया, और यहाँ देखो सॉइल इतना क्लियरली एनसीईआरटी वालों ने इतना क्लियरली यहाँ पे मतलब इसका दिया है कि भाई लाइट कलर एलुवियल सॉइल है, लाइट ग्रीन, तो आप मैप में देखो, ठीक है। तो इसे देखते देखते आपको याद हो जाएगा और एग्जाम्स में आता है तो आप अच्छे से मैप कर पाते हो, ठीक है। आप लास्ट में मैप प्रिपेयर करोगे तो प्रॉब्लम होगी, अभी साथ साथ में करते जाओ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ब्लैक सॉइल है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल इज ब्लैक सॉइल। सो ब्लैक सॉइल क्या होती है? दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, काले कलर की होती हैं, और इन्हें रेगर सॉइल भी कहा जाता है, REGUR, रेगर। ब्लैक सॉइल है वो कॉटन उगाने के लिए बहुत बढ़िया है, और उसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, मतलब स्पेशली कॉटन उगाने के लिए ब्लैक सॉइल को ही प्रेफर किया जाता है। It is believed that climatic condition along with parent rock material are the important factors for the formation of black soil. ये माना जाता है कि भाई क्लाइमेटिक कंडीशंस पेरेंट रॉक मटेरियल के साथ, मतलब दो कंडीशंस ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा हाथ है। पहला है क्लाइमेटिक कंडीशन और दूसरा है पेरेंट रॉक। भाई रॉक का मटेरियल कैसा है, जो उसका पेरेंट रॉक मतलब जो उसका मेन रॉक है उसका मटेरियल कैसा है उस सॉइल को। ऑब्वियसली सॉइल टूट टूट के ही बनती है, रॉक्स के टूटने से ही सॉइल बनती है, तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है और पेरेंट रॉक का मटेरियल क्या है। This type of soil is typical of the Deccan Trap basalt region spread over the northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. अब ये कहाँ पाई जाती है? सॉइल इज टिपिकल ऑफ द Deccan Trap basalt region, ठीक है। यहाँ ये सॉइल टिपिकली पाई जाती है। basalt region spread over the northwest Deccan Plateau, northwest Deccan Plateau में ये पाई जाती है, and is made up of lava flows, ठीक है। वहाँ जो लावा फूटते हैं उनसे पाई जाती है। दे कवर द प्लेट्यूज, कहाँ ये मिट्टियां यहाँ से होकर कहाँ कहाँ जाती हैं? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी ये मिट्टी बहती है, जाती है, गोदावरी और कृष्णा वैलीज तक जाती है। ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेई मटीरियल, एकदम झीणे झीणे क्ले, मतलब एकदम झीणी मिट्टी से बना हुआ होता है। और उनका ये ब्लैक सॉइल फेमस है उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा नमी सोख लेता है वो। और इसके अलावा ये है सॉइल जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, उसमें ये सारे तत्व हैं, पोषण तत्व हैं, ठीक है। आगे आपने एलुवियल सॉइल में भी देखा था, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। These soils are generally poor in phosphoric contents. इस सॉइल में फॉस्फोरस नहीं होता है, जबकि आपने एलुवियल में पढ़ा था उसमें होता है, ठीक है। They develop deep cracks during hot weather. इसमें मतलब जब बहुत गर्मी होती है इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, और इसकी वजह से जो प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल एकदम आराम से मिक्स हो जाती है। दिस एरेशन मतलब एयर मिलता है, सॉइल को एयर मिलता है अच्छे से, एरेशन क्रैक्स की वजह से एयर मिलता है। दिस सॉइल्स आर स्टिकी मतलब चिपचिपी, व्हेन वेट, जब गीली होती है तो स्टिकी लगती हैं, और जब तक उसको ढंग से आप पूरा टिल ना करो, जब तक आप उसको पूरा मतलब उस पर पूरा काम ना करो, तब तक आप मतलब उस पर काम ही नहीं कर सकते हो। मतलब अच्छे से टिलिंग करनी पड़ती है। टिलिंग भी आपने स्टैंडर्ड 8th में पढ़ा है, टिलिंग कल्टीवेशन का एक प्रोसेस ही है, ठीक है। सो अब इसके बाद रेड एंड येलो सॉइल्स, ठीक है। सो रेड एंड येलो सॉइल्स, रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ डिकेन प्लेट्यू। रेड एंड येलो सॉइल्स कहाँ पाई जाती है? रेड सॉइल्स डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स एक तरह के रॉक्स हैं, सो एकदम क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स होते हैं, वहां ये रेड सॉइल पाई जाती है। लो रेनफॉल एरियाज में ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ डिकेन प्लेट्यू में। येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, ठीक है। ये ओडिशा में भी पाई जाती है, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के निचले हिस्से में भी ये सॉइल पाई जाती है। ये सॉइल का रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि आयरन, ठीक है, आयरन बहुत डिफ्यूज होता है, आयरन उड़ने की वजह से जिस एरिया में पाई जाती है वहाँ आयरन बहुत होता है, सो आयरन उड़ता है। और आयरन कहाँ उड़ता है? क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये भी एक रॉक्स के प्रकार हैं,
crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. मतलब ये सॉइल येलो कब दिखती, सॉइल एक ही है ठीक है, पर ये येलो कब बन जाती है, जब इसमें पानी मिल जाता है। वैसे रेड होती है आयरन फॉर्मेशन, मतलब आयरन जो मिनरल होता है उसकी वजह से रेड होती है, पर फिर येलो हो जाती है जब पानी मिल जाता है, हाइड्रेट हो जाती है। इसके बाद नीचे है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या है? लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर ब्रिक। लेटराइट का मतलब ब्रिक होता है। जो लेटराइट सॉइल है वो हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल वाली एरियाज में पाई जाती है। हाई टेम्परेचर मतलब जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है और रेनफॉल भी उतनी ज्यादा। सो हैवी रेन की वजह से जो एकदम इकट्ठी हो जाती है मिट्टी, वही लेटराइट सॉइल है। और ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो। यहाँ इस सॉइल का कोई ह्यूमस कंटेंट है ही नहीं, मतलब जो नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर्स, क्योंकि पूरी रेनफॉल की वजह से बह ही जाती होगी, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। क्योंकि सॉइल कहाँ पाई जाती है? एकदम हाई टेम्परेचर, फुल गर्मी में पाई जाती है। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो ह्यूमस बनाते हैं मिट्टी में, वो तो एकदम मर ही जाते हैं इतनी गर्मी में, ठीक है। सो लेटराइट सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोजेस ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अगर आपको खेती करनी है लेटराइट सॉइल में तो उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स डालते रहने पड़ेंगे। ये सॉइल्स कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, एमपी और हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। अगर आप सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक अपनाओगे, अगर हिली एरियाज में जैसे कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, सो ये सॉइल में आप अच्छे से टी और कॉफी उगा सकते हो लेटराइट सॉइल में। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोइंग लाइक कैश्यू नट। और ये जो रेड लेटराइट सॉइल है, मतलब सॉइल का कलर जब रेड होता है लेटराइट में, सो उसे रेड लेटराइट सॉइल कहते हैं। सो आंध्र प्रदेश और केरला में ये जो सॉइल पाई जाती है उसमें कैश्यू नट बहुत उगाए जाते हैं, काजू, ठीक है, कैश्यू नट उगते हैं इस सॉइल में। नेक्स्ट सॉइल है हमारी एरिड सॉइल, ठीक है। सो एरिड सॉइल कौन सी सॉइल है? फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल है। एरिड सॉइल का कलर रेड से ब्राउन तक होता है, मतलब रेड भी होता है, कभी ब्राउन भी होता है, और इनमें बहुत ज्यादा सैंड होता है, सैंडी इन टेक्सचर और सलाइन इन नेचर। सलाइन होती हैं, बेसिक होती है, मतलब इनका नेचर बेसिक होता है। कुछ एरियाज में सॉल्ट कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि इस सॉइल से तो कॉमन सॉल्ट मिल जाता है, जो हमारा खाने का नमक है वो इस सॉइल से, एरिड सॉइल से मिलता है। सो ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन इज फास्टर। ये वाली सॉइल ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर की वजह से इवापोरेशन होता है तो सॉल्ट बनाती है। द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो इससे नमक तो निकलता है, पर इस सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर नहीं होता है। ह्यूमस क्यों नहीं होता है? फिर से हाई टेम्परेचर रहता है तो बैक्टीरिया मर जाती है। मॉइस्चर क्योंकि ड्राई एरिया है, गीलापन है ही नहीं, ठीक है। The lower horizons of the soil are occupied by कंकर because of the increasing calcium content downwards, ठीक है। जो ये एरिया, ये सॉइल का जो निचली परत है, ठीक है, सॉइल बहुत सारी परत होती है, so सबसे निचली परत में कंकर बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कैल्शियम कंटेंट अंदर जा जाके बढ़ता है, मतलब इस सॉइल में कैल्शियम होता है, ठीक है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉराइजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। क्योंकि सॉइल के नीचे बिल्कुल कैल्शियम बना होता है, तो पानी को घुसने ही नहीं देता है अंदर, ठीक है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ये ऐसी सॉइल वेस्टर्न राजस्थान में पाई गई थी, तो वहां लोगों ने बहुत मेहनत की, प्रॉपर इरिगेशन किया, क्योंकि कैल्शियम है वो परत बना लेता है, घुसने ही नहीं देता वाटर को। सो वहां के लोगों ने मेहनत की और फाइनली वहां कल्टीवेशन पॉसिबल हुआ, ठीक है। सो आज हम एरिड सॉइल पे ही एंड करते हैं और इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन देखो, What are the main factors affecting the formation of soil? Describe each factor briefly, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, और हर फैक्टर्स थोड़ा सा समझा दो। तो पेज नंबर 10 पे लेफ्ट साइड, सॉरी पेज नंबर 10 नहीं है, ये पेज नंबर 8 है, सॉरी पेज नंबर 8 पे
लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड उसकी थर्ड लाइन, ठीक है, लेफ्ट साइड उसकी थर्ड लाइन, ठीक है। सो क्या है आंसर थर्ड लाइन से? रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. Various forces of nature such as change in temperature, वो major है, important क्या क्या है? Relief, parent rock और bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors. Various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposer etc. contribute to the formation of soil. यहाँ तक लिखोगे रिलीफ से लेके सॉइल तक। सो ये आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखोगे? पेज नंबर 8 पे है ये आंसर, पेज नंबर 8 पे इस साइड पे, ठीक है, पेज नंबर 8 पे इस साइड पे थर्ड लाइन, ठीक है, थर्ड लाइन से लेके थर्ड लाइन रिलीफ से लेके सॉइल तक। अच्छा नेक्स्ट है गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ द सॉइल फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द इंडियन कोस्ट। अब यहाँ देखो इन्होंने आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, कह रहे सॉइल के 3 फीचर्स बताओ। किस सॉइल के 3 फीचर्स मांग रहा है ये आपसे? गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ द सॉइल फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द इंडियन कोस्ट। डेल्टास में पाई जाने वाली सॉइल, वो भी इंडियन कोस्ट के। सो कौन सी है वो? पहले तो नाम आपको सोचना पड़ेगा। एलुवियल सॉइल, मतलब पहले तो नाम सोचो, एलुवियल सॉइल। अब इन्होंने ट्रिकी पूछा है, इन्होंने कहाँ पाई जाती है वो बोल के पूछा है, तो एलुवियल सॉइल है। अब इसके 3 फीचर्स लिखो, अब इसके फीचर्स लिखने हैं। सो फीचर्स लिखने हैं, ठीक है इसके। सो फीचर्स कौन से हैं? तो बहुत फीचर्स हैं इसके, तो हमने तो पूरा कितना सारा पढ़ लिया इसके फीचर्स में। सो पेज नंबर 8 पे ही, पेज नंबर 8 पे ही पेज नंबर 8 पे एलुवियल सॉइल के नीचे, एलुवियल सॉइल बनी हुई है ना, उसके नीचे एक लाइन है, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। पहली लाइन ये लिखोगे, एलुवियल सॉइल, द एलुवियल सॉइल से लेके क्ले तक, ठीक है। फिर और क्या लिख सकते हो कि ये सॉइल्स कहाँ पाई जाती हैं, और दूसरा फीचर, बहुत सारे फीचर्स लिख सकते हो, ठीक है। और फिर राइट साइड पे आप लिख सकते हो कि लास्ट पैराग्राफ, राइट साइड पे सेकेंड पैराग्राफ में लिख सकते हो, राइट साइड पे सेकेंड पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू देयर एज वो ओल्ड और न्यू एलुवियल सॉइल में डिवाइड हो सकती है, न्यू एलुवियल खादर तक, ठीक है। ये हम देख रहे हैं पेज नंबर 8 पे। इसके बाद इट हैज नीचे लास्ट पैराग्राफ में एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, ये क्या होती है? बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है। सो एलुवियल सॉइल का जो लास्ट पैराग्राफ है ब्लैक सॉइल के ऊपर, सो एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत सारी खूबियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी नेक्स्ट लाइन ही है, These soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid, lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulses crops। ये बहुत important line है, कभी 1 मार्क में भी आ सकती है। So these soils contain से लेके कहाँ तक जाएंगे? pulse crops तक, ठीक है। So pulse crops, ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की खूबियां लिखो। सो ब्लैक सॉइल की खूबियां क्या हैं? पेज नंबर 8 पे ब्लैक सॉइल, ठीक है। सो ब्लैक सॉइल टॉपिक है, उसकी पहली लाइन ही लिख दो इसकी खूबी में, दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ये पूरी ब्लैक कॉटन सॉइल वाली इसकी खूबी हो गई, ठीक है, कि ये
these soils से लेके ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, मतलब ये ब्लैक कॉटन मतलब कॉटन उगाती है, ठीक है, ये मतलब ये सॉइल आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन है, ठीक है। इसके बाद इसकी खूबियों में और क्या लिख सकते हो, पेज नंबर 10 पे लेफ्ट साइड पे सेकेंड पैराग्राफ, द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन ही है, द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटीरियल, ठीक है। किसके बने होते हैं ब्लैक सॉइल, क्लेई मटीरियल के बने होते हैं, क्लेई मटीरियल। तो इसकी नेक्स्ट पॉइंट और लिख सकते हो, दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर को अच्छा होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। सो दे आर मॉइस्चर कैपेसिटी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, होल्ड मॉइस्चर। नेक्स्ट लाइन ही है इसकी, दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम, इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। सो दीज आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, दीज आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स से लेके कहाँ तक, सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिड सॉइल, एरिड सॉइल के फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। सो एरिड सॉइल क्या है, एरिड सॉइल के भी फीचर्स लिखने हैं, पेज नंबर 10 पे एरिड सॉइल में इसके फीचर्स लिखने हैं। सो पहला फीचर है इसका कलर रेड से ब्राउन होता है, पहली लाइन इसका पहला फीचर है। सो एरिड सॉइल का कलर रेड से ब्राउन होता है। फिर नेक्स्ट है सैंडी इन टेक्सचर होते हैं और सेलाइन इन नेचर होते हैं, दे आर जनरली सैंडी इन नेचर, दे आर जनरली सैंडी इन नेचर एंड सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। फिर नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ लाइन पे कॉमन in third line, in some areas the salt content is very high and common salt is obtained by evaporation of water, मतलब इस soil से evaporation से common salt मिलता है, नमक मिलता है soil से। so in some areas से लेके ये सबसे important point है कि इस soil से हमें common salt मिलता है, evaporation of water। evaporation of water का मतलब पानी का भाप बन के उड़ जाना, ठीक है, तो पीछे क्या रह जाएगा, नमक। फिर नेक्स्ट है ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवापोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इसमें हम्मस और मॉइस्चर होता ही नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन, ठीक है, मॉइस्चर तक लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, इसके ड्राई क्लाइमेट की वजह से मॉइस्चर तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द लोअर होराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, ठीक है। इसका जो लोअर होराइजन है वहाँ कंकर बहुत होता है क्योंकि कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। सो लोअर होराइजन से लेके कंकर तक, ठीक है। सो आज हम यही एरिड सॉइल पे एंड करते हैं। आज हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए वो अच्छे से लिखिएगा और जितने पेजेस आज हमने पढ़े उतने पेजेस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्लीज अच्छे से करिएगा, टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं और दिमाग इतना छोटा है, सो जितना पढ़ोगे उतना याद होगा, ठीक है। चलें, थैंक यू।